ब्लॉक वाला चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले मैं दो चार बातें बता दूं। मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अनुभव है, वैसे तो सब लोगों को बता भी चुका हूँ, बट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए एक रिकॉर्ड के लिए बात हो जाए। तो पहली बात समस्या पी ब्लॉक के साथ क्या है, पी ब्लॉक क्या मतलब इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ क्या समस्या है कि स्कूलों में जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो इस तरह से पढ़ाई जाती है जैसे याद करने वाली कोई चीज हो, जो गलत बात नहीं है, लेकिन उसको ड्यू टाइम नहीं दिया जाता। स्पेशली जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर हम बोर्ड की नजर से देखें तो बोर्ड में 8 नंबर की है केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, ठीक है ना, 70 नंबर की पूरी केमिस्ट्री है, तो 8 नंबर अगर 70 में से लाने हैं तो 11% के आसपास नंबर हो गया। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट अगर 12 महीने की कीजिए तो 1.25 महीने 1.5 महीने में खत्म होनी चाहिए। और आदमी इसको क्या कहते हैं, 1.5 हफ्ता भी देना नहीं चाहता, मतलब अगर फुल फ्लेज देखा जाए तो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश की जाती है, इसे याद नहीं होती। दूसरी चीज क्या है, इस चीज का एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक क्या है, कुछ रूल्स हैं और फिर उन रूल्स के एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शंस नहीं जिनका कारण है। तो दो जगह पे गड़बड़ हो जा रही है। जनरल ट्रेंड है, शुरुआत के एलिमेंट गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, और लास्ट के एलिमेंट गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। मतलब एक ग्रुप में भी वो दो एक्सट्रीम केसेस हो गए ना। तो बोरॉन कई मामलों में एल्यूमिनियम से अलग है बिकॉज छोटा है, और सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में एनामलस रिलेशनशिप है। और दूसरी बात क्या है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसी चीजें हैं कि जो लास्ट की चीजें हैं कि भाई लेड जो है वो +4 की बजाय +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। समस्या क्या है कि वो जो चीजें हैं वो अपने आप में कोई यूनिक नहीं है, ठीक है ना। जैसे जो बात लेड के साथ हो रही है वो फिर आगे चल करके ऑक्सीजन फैमिली में भी होगी या नाइट्रोजन फैमिली में भी होगी, तो सब चीजें एक ही जैसी हैं। तो क्या है, कुछ मोटे मोटे ट्रेंड्स हैं जो हम लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ रखे हैं, और फिर उन मोटे मोटे ट्रेंड्स का तो ये इसको हम ऐसे बात देखते हैं कि बचपन सिखाया है कि आदमी दिन में काम करने जाता है और रात को सोता है, लेकिन ये बात नाइट शिफ्ट वाले आदमी के लिए सही। चौकीदार ऐसा करेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो चौकीदार का कारण अलग है, एक्सेप्शन, क्योंकि उसकी नौकरी क्या है, चौकी, ठीक ना। तो पढ़ाई जिंदगी में हमेशा ऐसे की जाएगी, ये बात ऐसी थी लेकिन चूंकि ये ऐसा था इसलिए, तो वो एक्सेप्शन ये नहीं कि हम रट लें कि चौकीदार जो फलाना आदमी रात को जाता है। एक्सेप्शन का मतलब है उसका कारण समझना, और वो कारण सब चौकीदारों पे एक साथ अप्लाइड है, ठीक है ना। तो ऐसे वो चीजें जो बात फर्स्ट ग्रुप में, सॉरी जो सेकेंड पीरियड में जो गड़बड़ियां हैं या जो नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट है, वो फिर अक्रॉस दी चीज अपने आप में एक रूल जैसी ही चीज हो गई, ठीक है ना। दूसरी बहुत बड़ी समस्या है वो रिएक्शंस और वैल्यूज की है, ठीक है ना। तो रिएक्शन याद करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो रिएक्शन याद करने के मामले में मेरी सोच जो है वो ये है कि रिएक्शन के दो पार्ट हैं। रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरी बात क्या है, रिएक्शन के प्रोडक्ट को बैलेंस कैसे करें, ठीक है। तो जो हमारे 11th के बच्चे उनको मैंने बैलेंसिंग अभी नहीं सिखाई ढंग से, हम उनको पहले रिडॉक्स कर लेना चाहिए था, फिर ये करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, वो जब भी सिखाएंगे। तो दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। मैं तुमको एक रिएक्शन दे दूं और तुमको बैलेंस ना, उसको बैलेंस करना ये अलग काम है, और मुझे ये बात बताओ ये और ये रिएक्ट करके ये और ये बनाता है, ये अपने आप में बहुत अलग काम है। तो जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं, हमको जरूरत ही नहीं है बैलेंस रिएक्शन याद करने की, रिएक्शन रटने की, ठीक है। ज्यादातर रिएक्शंस में हमें खाली ये पता हो कि ये रिएजेंट रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट देता है, ये अपने आप में एक नॉलेज, और बस यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। बैलेंसिंग एक अपने आप में अलग समस्या है, जो एक अलग चैप्टर है, वहां सिखाया जाता है, उसके बाद कर लेते हैं। बैलेंसिंग में बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से हो जाती है। तो जैसे आप अपनी बैलेंसिंग की समस्या को हटा देते हैं, वैसे ही वो काम एकदम से आधा से भी कम हो जाता है। तो सारे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट याद करना बहुत मुश्किल चीज है, खाली प्रोडक्ट क्या है ये याद करना बहुत आसान चीज है। ऐसे ही जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, ठीक है, वो याद करना तो ऑलमोस्ट असंभव है। लकीली वो वैल्यू पूछी भी नहीं जाती, ठीक है। वैल्यूज वो देखी जा सकती हैं, जैसे कोई सवाल है तो पूछे भाई इस ट्रेंड में ये क्यों गड़बड़ है, तो वैल्यू देख करके बात कर सकते हो। और फिर उस चीजों के बारे में मेरा बड़ा ही स्पेसिफिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे मैं वो छोटा सा एग्जांपल दूं कि यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, अभी ध्यान में वो आ गया इसलिए वो बोल रहा हूँ। 12th में डी ब्लॉक में एक चैप्टर है
उसमें कॉपर के बारे में पूछा गया कि भाई कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसकी वजह से उसमें जो Cu+2 है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। क्वेश्चन है कि Cu2+ का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है, ठीक है, तो उसका कारण है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है इसलिए क्या पॉजिटिव है। तो इसके बारे में मेरा ये सोचना है कि हम लोगों को जो सवाल ऐसे मान लो जहाँ पे वैल्यू की जरूरत है, हम लोगों को जो सवाल एनसीईआरटी में पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, खाली वही सवालों का जवाब आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यानी कि हमारी पढ़ाई कैसी लेयर्ड है। पहला केस क्या है कि बेसिक कंसेप्ट आ जाए, ये एक पढ़ाई हो गई। फिर बेसिक कंसेप्ट में कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी पता चल जाए और उनके कारण पता चल जाए, ये एक पढ़ाई हो गई। उसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं जिनके खाली प्रोडक्ट पता चल जाए, बैलेंस नहीं तो भी एक पढ़ाई हो गई। फिर कुछ चीजों की वैल्यू बेस्ड सवाल है, उनमें जो सवाल पूछ लिए गए हैं खाली उतने सवाल के जवाब दे सकें, ठीक है। मान लो कॉपर के बारे में कोई सवाल आया, हम देख करके जवाब दे दिया। मान लो कोबाल्ट के बारे में कोई दूसरा सवाल जो आज तक नहीं पूछा गया तो हमको नहीं आता, तो हम उसको सोचेंगे कि भगवान भरोसे है, अगर एग्जाम में आया तो देखा जाएगा। लकीली ये जो अप्रोच है ये 90 to 95% सवाल करा देती है। टेबल्स में बहुत ढेर सारी वैल्यूज दे रखी हैं जो हम ही को नहीं याद है और तुमको कैसे याद होंगी वाली बात है। और उसको याद करना पढ़ाई का वो एक्सट्रीम रूप है जो कोई 100% नंबर मारने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए वो सबसे लास्ट रिजॉर्ट है। आप में से कोई इतनी अच्छी तैयारी कर ले कि उसके 95% सवाल हो जाते हैं और वो 100% के लिए तैयारी करना चाहता हो, वेल एंड गुड। हम क्या देख रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे नाम लेकर के ऋषभ के बारे में। जैसे एक बात तुमको बताएं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, कई जनरेशन तक लोग इसको याद करेंगे। एक चैप्टर पढ़ाया गया स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें एक टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, पढ़ाया नहीं गया, और उसके क्या कहते हैं पैकेज में सवाल है। तो ऋषभ ने मुझसे बार बार पूछा कि सर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है। यानी कि हमारा सारा फोकस उस चीज के बारे में है जो पढ़ाया नहीं गया, और तमाम जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो हमको नहीं आती हैं। ये फंडामेंटली गलत बात है। हमें सब नहीं सीखना है। हम आज की डेट में कुछ सीख लें, ये पढ़ाई है, कल की डेट में कुछ, क्योंकि चीजें वेरीड है। बेसिक कंसेप्ट समझना आसान है, उसके एक्सेप्शन थोड़े और मुश्किल, ठीक ना, इक्वेशन याद करना और मुश्किल, और सारी वैल्यूज याद करना और भी ज्यादा मुश्किल। तो अगर हम इस प्रोग्रेसिव, और जो टीचर भी सवाल पूछ रहा है वो भी ये बातें देख रहा है, ठीक है ना। हाँ, जैसे एग्जाम में सवाल आ जाएगा कि क्या होता है जब एल्यूमिनियम को NaOH से ट्रीट करते हैं, क्या बनता है, तो 4 ऑप्शन है, वो बैलेंस नहीं कर रहा इक्वेशन, तो वो आंसर बता रहे हैं सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, बात खत्म। ये भी तो एक सवाल ना, ठीक है। और फिर ये भी सवाल पूछ सकता है कि भाई बैलेंस इक्वेशन लिखो, लेकिन संभवतः पहला वाला सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो हमको उसको लेयर के हिसाब से देखना है, धीरे धीरे करके आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई रिवीजन के बाद आदमी पक्का करता है, आसानी से नहीं आती है। तो ये इस चैप्टर की या इस सब्जेक्ट की एक कमी है कि आसानी से नहीं आती है। अगर हम इस चीज के साथ इस नजर से इसको देखेंगे कि हमारा काम क्या है कि हम एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें तो हमें कम से कम बेसिक बातें हमें पता चल जाएगी चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, कुछ पता है कुछ नहीं पता है, भूल जाता, रिएक्शन नहीं याद है, कोई बात नहीं, कुछ वैल्यूज नहीं याद है, फिर इस तरह से इसको पढ़ें, ठीक है। तो अब हम लोग चलो बैठ के क्या करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को देखें तो शुरुआत के इंट्रोडक्शन में तो कुछ खास बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, और कल तुम लोगों को रोहन सर ने बता भी रखा है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ चीजों के नाम जैसे इंट्रोडक्शन में ले डाले हैं, ठीक है ना, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट एक नाम लेंगे। अब हम इसकी चिंता ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, आगे चल करके पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर बोल्ड में लिखा है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं जानबूझ करके इंट्रोडक्शन से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं एल्यूमिनियम से शुरू करता हूं, ठीक। तो टेबल 11.1 में मुझे कुछ नहीं करना है, ये चीजों की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अब जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। अब मैं अभी क्यों चिंता करूं कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, पूछो क्यों, क्योंकि आगे चलते सल्फर का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें तमाम तरह के कंपाउंड पढ़ेंगे, ये हो गया, ठीक है ना।
जब हम वो चीजें पढ़ लेंगे, जब हमको सल्फर के ऑक्सो एसिड्स पता होंगे तो हमें सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता होंगी। ठीक है, तो क्या है कि पूरा चैप्टर जो है वो शुरुआत से ही अगर छोटी छोटी बातों में फंसने लगोगे तो फंस जाओगे। ठीक, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, हमें नहीं इंटरेस्ट है, हम आगे चल करके बात करेंगे। जो मोटी मोटी चीजें लिखी हैं उन पे ध्यान देंगे। हाँ, जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और हमारे पास बहुत सी चीजें आ जाएंगी और हम सोचें और हम क्या अच्छा पढ़ सकते हैं, तो हम इन टेबल्स को ध्यान से देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन टेबल्स को देखेंगे नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, देखेंगे समय पहले पूरी चीज। समस्या क्या है कि कुछ चीज यहां दे रखी, कुछ चीज वहां दे रखी, कुछ वहां दे रखी है। वो जब सारा एक साथ क्रिएट होगा, एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, तभी चीजें ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है ना, तब तक उस एम्बिग्विटी के लिए तैयार रहिए, चीजें कई बार गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो जो पहला कंसेप्ट है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि ओवरऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उसमें दाहिने और ऊपर नॉन मेटल है, बिकॉज ग्रुप में राइट में नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऊपर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, बाएं और नीचे मेटल्स हैं, बीच का जो डायगोनल है एक तरह से वो मेटलॉइड्स का है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिख दी, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे फिर ये धीरे धीरे बात करने लगे, जैसे यहाँ पे देखो ये लोग बात कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम AlF6 बनाता है। ये बातें हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, तो इसके बारे में भी हमें कोई विशेष समस्या नहीं करनी है। ये बेसिकली पी ब्लॉक की जनरल बातें कर रहे हैं, इसकी रीडिंग लगा लेना। ठीक है, तो ग्रुप 13 एलिमेंट से यानी बोरॉन फैमिली से बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बोरॉन फैमिली ने पहली बात बताई कि बोरॉन जो होगा वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, हाँ, एल्यूमिनियम मेटल है। ठीक है, और फिर नीचे आकर के गैलियम, इंडियम, ये सब प्रॉपर मेटल। ठीक है, इन्होंने इनके कंपाउंड्स बताए जिनके नेचर में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ये बातें आज की डेट में हमारा याद करने का कोई संभावना नहीं है। ठीक है, जब समय आएगा तो याद कर लेंगे अगर कर पाएंगे तो। ठीक है ना, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लेस इंपॉर्टेंट, और ये याद करने वाली बातें एग्जाम से पहले अगर मन होगा तो याद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 इलेक्ट्रॉन थे S के, 1 इलेक्ट्रॉन था P का, इसमें कोई समस्या नहीं है, बेकार टॉपिक भी पढ़ने लायक नहीं। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और यहां से ही पहली समस्या शुरू हुई। ठीक है, हाँ, तो हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर ईच सक्सेसिव मेंबर वन एक्स्ट्रा शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एडेड एंड देयरफॉर एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, बचपन से मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। ठीक है ना, however a deviation can be seen in the atomic radius, that atomic radius of gallium is less than that of aluminium। तो गैलियम और एल्यूमिनियम में गड़बड़ हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, this can be understood from the variation in the inner core of the electronic configuration. The presence of additional d electrons offer only poor screening effect. Unit 2 atomic structure for outer electron from the increased nuclear charge in the gallium. Consequently, the atomic radius of gallium 135 picometer is less than that of aluminium। ठीक है, अब हम लोग 1 मिनट रुको, अगर अगली टेबल में देखें ये जो समस्या है, ठीक है, पुअर स्क्रीनिंग वाली, ठीक है, ये गैलियम में तो बहुत गंभीर है। मतलब गैलियम स्क्रीनिंग इतनी पुअर है कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो गया। ठीक है, और देखो इंडियम और थैलियम का साइज करीब करीब बराबर हो गया। ठीक है, उसमें भी साइज बढ़ रहा है, बस करीब करीब बराबर हो गया। ठीक है, और ये चीज न सिर्फ यहां है बल्कि हम लोग आगे चल करके डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, वहां पर भी है। तो अब पहला सवाल ये उठा जो पढ़ने लायक बात है, वो ये है पुअर स्क्रीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बोरॉन के बगल में यहां पर बेरिलियम है, इसके बाद बोरॉन है। ठीक है, यहां पर मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम इधर आ जाता है, कैमरा ना ब्लॉक हो, और मैग्नीशियम के बाद
एल्यूमिनियम है, इसकी जरूरत नहीं थी, बेरिलियम बोरॉन के ऊपर एल्यूमिनियम और गैलियम मिलाकर दिखा रहा था। और फिर उसके बाद मैग्नीशियम के नीचे यहाँ पर कैल्शियम होगा, लेकिन कैल्शियम के बाद यहाँ पूरा का पूरा डी ग्रुप है जो भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और तब गैलियम है। अब समझते हैं पुअर स्क्रीनिंग क्या चीज है। तो पुअर स्क्रीनिंग को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के नजर से देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक मॉडल था कि हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह देखें, लेकिन हमें पता है ये मॉडल है गड़बड़। इलेक्ट्रॉन कैसा है? वेव, और इलेक्ट्रॉन की पिक्चर कैसी है? प्रोबेबिलिटी वाली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी टाइप की पिक्चर। तो होता क्या था कि मान लो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के आउटर, मुझे मैग्नीशियम बना रहा हूं या कैल्शियम के लिए भी बात है, इसके आउटर मोस्ट में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन है, और यहां बाहर Z-2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 2 यूनिट का। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। यही चीज जब मैं एल्यूमिनियम में देखूंगा तो उसमें क्या हुआ कि यहां पर Z प्रोटॉन है, बाहर Z-3 इलेक्ट्रॉन है, और फिर यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 3 इलेक्ट्रॉन का हो गया। इसीलिए एल्यूमिनियम का साइज मैग्नीशियम से छोटा होता है। हमने पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज घटता है। कोई समस्या? लेकिन जब मैं यही बात कैल्शियम और गैलियम के लिए देखता हूं, तो जब मैं मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में गया तो यहां पे मैंने एक प्रोटॉन ऐड किया, ठीक है, और उसके लिए एक तुम्हारी रिपल्शन थोड़ा सा कम हो। जब मैं कैल्शियम से गैलियम में जा रहा हूं तो मैंने एक प्रोटॉन नहीं ऐड किया, मैंने 11 प्रोटॉन ऐड किए, ठीक है, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक आ गया। और उन 11 प्रोटॉन के साथ साथ 10 प्रोटॉन नीचे इलेक्ट्रॉन ऐड किए और एक बाहर ऐड किया, ठीक है। मैं इसको यहां लिख दूं, अगर मैं इसको कैल्शियम से गैलियम जा रहा हूं तो मैंने 11 प्रोटॉन ऐड किए, 10 डी इलेक्ट्रॉन ऐड किए और एक पी इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है। तो पी इलेक्ट्रॉन ऐड करना तो वैसे ही था जैसे मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में जा रहे थे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो डी इलेक्ट्रॉन है इनको 10 प्रोटॉन प्लस एक प्रोटॉन लिखते हैं, तो 10 पी इलेक्ट्रॉन और 10 डी इलेक्ट्रॉन जो हैं, यही हमारा सारा लफड़ा कर रहे हैं। ईमानदारी से अगर मैं इसको पार्टिकल पिक्चर की तरह से देखूं तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रखी है उनके हिसाब से क्या है कि अगर मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है और स्फीयर में अंदर मैं कोई चार्ज दे दूं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और उसका नेट कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां समस्या क्या हो रही है, जो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिए वो तो अंदर दिए, जो 10 डी इलेक्ट्रॉन दिए वो अंदर दिए बाहर दिए। अगर मैं पार्टिकल की नजर से देखूं तो अंदर है 10 के 10, लेकिन वेव की नजर से देखूं तो यार ये तो डिफ्यूज है। डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, और इंफिनिटी में भी कुछ प्रोबेबिलिटी है। यानी कि जो डी ब्लॉक के 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे पी ब्लॉक से अंदर नहीं है, कभी कभी वो पी ब्लॉक से बाहर। अगर प्रोबेबिलिटी की नजर से देखें तो हम कहते हैं कि जो उसके 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो 90% टाइम में, मुझे नंबर वो नहीं पता है, ठीक है, एलन के पैकेज वो नंबर भी दिए हैं, ठीक है, पर एनसीईआरटी में नहीं दिए इसलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो हम ये कहते हैं 90% टाइम तो वो, या 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो पी के अंदर रहेंगे और 20% प्रोबेबिलिटी वो पी के बाहर रहेंगे। तो अगर 20% पी के बाहर रहेंगे इसका मतलब 10 में से 2 बाहर हैं, यानी कि जो इफेक्टिव चार्ज हो गया वो 3 का नहीं 5 का हो गया। अब जब अगर इफेक्टिव चार्ज बढ़ने से साइज छोटा होता है, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 का चार्ज लेगा, वैसे ही ये गैलियम का आउटर मोस्ट जो शेल है वो छोटा हो जाएगा। इसको कहते हैं पुअर स्क्रीनिंग। पुअर स्क्रीनिंग का क्या मतलब है
जो ये 10 प्रोटॉन थे, ईमानदारी से उनको 10 डी इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन वेव पिक्चर क्या कहती है कि जो इनर है वो इनर नहीं रहेगा, वो भी कभी कभी बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर वो बाहर गया तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन खत्म हो जाएगा, और जो करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन है वो तो अंदर ही, उसका अट्रैक्शन ही है, तो नेट अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए वो छोटा, ठीक है। अब यही बात ये सिर्फ यहां नहीं हो रही है, तो ये हमेशा एप्लीकेबल होगी जब भी मैं एल्यूमिनियम वाली फैमिली जिसमें डी ब्लॉक नहीं है और गैलियम, मतलब एल्यूमिनियम वाला पीरियड और गैलियम वाले पीरियड को देखूंगा, ठीक है। तो हमेशा ये इफेक्ट होगा कि साइज उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना है। गैलियम में कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए घट जाता है, आगे वाले पिक्चरों में भी घटेगा, लेकिन उतना नहीं घटेगा जितना घटना चाहिए, तो अभी भी ज्यादा रहेगा, लेकिन करीब करीब साइज बराबर से रहे, ठीक है। तो क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही नीचे वो जो इंडियम और थैलियम था, और आगे चल करके फिर समझ होगा कि पहले 4f नहीं था, मतलब पहले f नहीं था, अब नया f आया, तो फिर नए f आने से वैसे ही f की पुअर शील्डिंग की वजह से नीचे इंडियम और थैलियम का साइज, तो इंडियम और थैलियम का साइज एक बराबर क्यों है? पुअर स्क्रीनिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन। और गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा क्यों है? वो पुअर स्क्रीनिंग ऑफ d इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, अच्छा, जब 3d के बाद 4d आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जैसे गैलियम और इंडियम में कोई अंतर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि गैलियम में पूरे स्क्रीनिंग ऑफ 3d हो रही थी और इंडियम में पूरे स्क्रीनिंग ऑफ 4d हो रही थी, तो वो जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो गए। इंडियम उसमें वो जैसा नॉर्मल होना चाहिए था वैसा हुआ। तो क्या है, अगर एक ट्रेंड है जिसमें कोई नई चीज घुसेड़ोगे तो एक्सेप्शन आ जाएगा, और फिर वो नई चीज आगे कॉमन हो गई तो वो चीज आपस में कैंसिल कर देंगी, तो जो नॉर्मल ट्रेंड था वो चलने जाएगा, ठीक है। ये एक चीज सीखने वाली हुई। पुअर स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? उसके दो इफेक्ट है। पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी जो कि बताएगा कि एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज में क्यों गड़बड़ है, और फिर आगे तमाम जगह बात करते चलेंगे, आएगा तो बात करेंगे। और पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ क्योंकि इंडियम और थैलियम, यहां कोई दिक्कत? आगे हाँ, तो नीचे वाले में डी और एफ दोनों आ जाएगा, तो उसमें ज्यादा नहीं, डी तो कैंसिल हो गया। जैसे इंडियम से थैलियम जा रहे हैं, तो जैसे मान लो 4d के बाद 5d आए तो d का कोई फर्क नहीं, 5d के बाद 6d आए तो कोई फर्क नहीं, 3d के बाद 4d आए तो कोई फर्क नहीं, उसमें भी d है इसमें भी d है। एल्यूमिनियम में d था ही नहीं, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम का d था तो लेकिन भरा नहीं था, 3d था लेकिन वो भरा नहीं था, और गैलियम में 3d भर गया तो वो एक्सेप्शन दिखाई देगा, है ना। अगर उसके नीचे फिर वो दोनों में हो जा रहा तो एक्सेप्शन नहीं, वो तो कैंसिल हो जा रहा है एक दूसरे का इफेक्ट, ठीक। तो ये हो गई पुअर स्क्रीनिंग 3d की, और आगे चल करके 4f की, ठीक है। अच्छा, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी में कुछ पढ़ने वाली बात है, क्योंकि क्या कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा H1 लेस देन डेल्टा H2 लेस देन डेल्टा H3 होगी, ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम और गैलियम में गड़बड़ होनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर समस्या क्या है कि इंडियम और थैलियम का साइज करीब करीब बराबर है। अब वापस टेबल फिर देखते हैं, ठीक है ना। इंडियम और थैलियम का साइज करीब करीब बराबर है, उसके बावजूद भी देखो कि थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी खाली आर ही नहीं है, वो मतलब काफी कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन है, लेकिन क्यों गड़बड़ है? वही कारण, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर दो सवाल बनेंगे, एक तो साइज वाला, तो साइज में दो सवाल बनेंगे कि इंडियम का साइज गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा क्यों है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। और दूसरा सवाल क्या है कि थैलियम और इंडियम के साइज करीब करीब बराबर क्यों है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। फिर सवाल पूछेगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज मोर देन एल्यूमिनियम, ठीक है ना। 579 देखो है ना, 579 सारी कारण पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थैलियम इज मोर देन इंडियम, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वहां 4 है वो 3 है, जो भी वर्ड है, ठीक है ना। तो वो एक ही कारण है, उससे 4 सवाल बन करके निकल है, ठीक। और अल्टीमेटली जो पढ़ाई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो एक्सेप्शंस की ही पढ़ाई हुई। जो ट्रेंड है वो तो हम पीरियोडिक में पढ़ चुके थे कि भाई डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, ये तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं,
ठीक है। इंडियम की थैलियम से कम क्यों हो गई, यही पढ़ने में एक तरह से इंटरेस्ट है, और यही नहीं पता कि तुमको डाउन द ग्रुप पढ़ेगी तो यहाँ क्यों आए, पहले पहले वो चैप्टर पढ़ो, ठीक है। हाँ अच्छा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में गड़बड़ होने लगी, जो कि स्वाभाविक सी बात। अब ये सब बातें अलग नहीं रह गई, अब ये सारी बातें एक साथ हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्यों हो गया, क्योंकि अच्छा। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में कह रहे हैं बोरॉन नॉन मेटल है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीमली हार्ड है, ब्लैक कलर, तो अब क्या फिर से बात, हमें खुद ही नहीं याद किया बोरॉन ब्लैक कलर का सॉलिड है, ये फैक्ट है, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? ये हम लास्ट में जब हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी तब अगर चाहेंगे तो रट लेंगे, बाकी ना भी रटे तो कोई फर्क नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है, लेकिन अभी हम मोटी मोटी बातें याद करने के में इंटरेस्टेड हैं। अभी कहां तक सबका कलर याद करते रहे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, सॉफ्ट मेटल है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। अब इसमें फिर गैलियम का एक एक्सेप्शन है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, मतलब इतना लो है कि हाथ में रखो तो गैलियम पिघल जाता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इसका रीजन नहीं बताया, ठीक है ना। इसका कोई रीजन होगा, हमें जानना ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारे पैकेज में हो इसका जवाब, हमें नहीं जानना, किताब में नहीं लिखा, हमें क्लियर कर पता चल गया कि हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्वियसली लो मेल्टिंग पॉइंट है तो हाई टेम्परेचर पे ही हो, जैसे मरकरी लिक्विड है तो मरकरी बहुत हाई पे जाके वेपर बन जाएगा, तो चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो शायद बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो हाई टेम्परेचर में थर्मोमीटर्स में जहां पे मरकरी नहीं जल पाता हो वहां पे गैलियम यूज किया, तब ये यूज है, देख लिया जो किस चीज से रिलेटेड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, ठीक है। डेंसिटी जो है वो नीचे आकर के इंक्रीज करेगी, तो जैसे क्या डेंसिटी तो हमेशा इंक्रीज करेगी, ठीक है, जनरल ट्रेंड, इसके बारे में ध्यान नहीं देते। अच्छा, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली इनकी 3 होगी, ठीक है, क्योंकि इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से बोरॉन बहुत ज्यादा नॉन मेटालिक है, तो इसका मतलब नॉन मेटालिक है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कर सकता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। फिर एल्यूमिनियम में वो थोड़ा थोड़ा कुछ आयनिक कुछ कोवैलेंट हो जाते हैं, जैसे हमको मालूम है Al2Cl6 जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। आगे उसकी बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही फिर कुछ आयनिक कुछ कोवैलेंट बना लेगा, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा पढ़ने की बात नहीं है। अब जो अगली चीज है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ये बात बताएं, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या, कोई बताएगा मुझे, कोई जानता क्या चीज है, बताओ भाई, इन लोगों ने पहले 12th पढ़ रखा है। फैस बॉन्ड बनाने की क्षमता खत्म, तो प्लस जो पहले 3+3 शो करते हैं, नीचे आते हैं +6 का शो करने लगता है। तो जैसे मान लो तुम लोगों को पढ़ाते हैं, है ना, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि शाम को जाके ट्यूशन भी पढ़ा लो, थोड़ा और पैसा कमा लें, हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि अब चलो ठीक है यार, बहुत पैसा लगा, पैसा लेके क्या करेंगे, है ना। एक लेवल के बाद संतुष्ट हो गए। तो क्या है कि अगर तुमको एनर्जी का थोड़ा सा अंदाजा हो, ये चीज ध्यान देने की है, किताबों में कहीं नहीं लिखी है, लेकिन समझाने में आसान होता है, इसलिए बता देते हैं। जैसे हाइड्रोजन की एनर्जी याद करो, तो N = 1 पे एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन N = 5 पे एनर्जी हो जाएगी -13.6/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो N = 5 पे इलेक्ट्रॉन जो है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो जब बहुत जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब बड़े शेल में चले जाते हैं, तो जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, उस चीज का मतलब खत्म होने लगता है, ठीक है। हाँ, जैसे इसके और बहुत से एग्जाम्पल, जैसे ज़ीनॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन, वो नोबल गैस है,
फिर भी आगे चल के तुम पढ़ोगे वो कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे क्या कहते हैं, जैसे कर लो, जैसे कहे कि भाई एक हमने रूल बनाया कि भाई आदमी पैसा लेकर के ट्यूशन पढ़ाता है, रीजनेबल सी बात है ना। फिर तुमको बहुत लोग मिल जाएंगे रिटायर हो गए हैं, उनके पास ऑलरेडी सारी पैसा है, पीएफ और पेंशन आ रहा है, वो इस चीज के तैयार को बिना पैसा दिए आके पढ़ ले तो उसको पढ़ा दे। इनका ये एक्सेप्शन क्यों है, कहे कि ऑलरेडी इनके बुढ़ापे में आ गए, इनके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कोई आदमी पढ़ाने वाला मिल जाए, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात, ठीक। तो ऐसे ही डाउन द ग्रुप बहुत सी चीजें बदलने लगती है, ठीक है। जैसे ज़ेनॉन का कंपाउंड बना लेना, ऐसे ही एक चीज है इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझते क्या चीज है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास कोई चीज है जिसका कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP1, ठीक है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, NH2NP0 बना लेगा। अब तुमको पता है कि NH2 सिस्टम जो है वो NH2NP1 से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और फिर इसके बाद दो और इलेक्ट्रॉन यूज करे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा, जो भी नोबल गैस हो उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो NH2 से भी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब मान लो मैं एल्यूमिनियम को देखूं तो एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन, जो अपने आप में बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब मैग्नीशियम से बाद दो और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक, तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो एल्यूमिनियम के लिए +1 और +3 की जो स्टेबिलिटी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो दो इलेक्ट्रॉन और लूज करना बड़ा मुश्किल काम है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तुमको मालूम, एनर्जी के ट्रेंड देखना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, फिर दो और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बड़ा खर्चा है। लेकिन अगर +1 और +3 में बहुत ज्यादा गैप है तो क्या होगा, वो दो इलेक्ट्रॉन निकालने का खर्चा कर देगा, क्योंकि +1 से +3 जाने में जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है वो उस खर्चे को ओवरकम कर ले रही है। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ही वैसे कम हो जाती है, ठीक है ना। एक अंदाजा नहीं होता ना, जैसे -13.60 और -36.6/5 का स्क्वायर हो गए। हालांकि हाइड्रोजन का एग्जांपल बिल्कुल अलग है और हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन रफली ट्रेंड यही होगा कि अल्टीमेटली तो पोटेंशियल एनर्जी -kq/r ही है ना। तो जब r दूर कर लोगे तो एनर्जी ही नहीं है, तो उस एनर्जी में जब कमाई ही नहीं है तो सेविंग कितनी होगी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आने में इलेक्ट्रॉन लूज करने में खर्चा भी कम है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी भी कम है। तो नीचे आते आते क्या हो जाता है कि दो और इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, उसके बदले में थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो जो नेट खर्चा है, नेट सेविंग है, वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट करने का नहीं रह जाती, ठीक है। तो नीचे आते आते ये यही स्टेबल हो जाता है। तो टॉप में ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, और नीचे आते आते कहता है छोड़ो यार, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फायदा, है ना। समझे बात नहीं, करना चाहे तो कर भी सकता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, इस पे ज्यादा सवाल पूछ जाते हैं इसके अगले वाले टॉपिक में, इसलिए मैं यहां बता दे रहा हूं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है टिन, ये NH, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये कार्बन फैमिली की बात कर रहा हूं। NH2NP2 वाले में तो टिन जो है वो SNO बनाता है और फिर SNO2 बनाता है। लेड PbO बनाता है और PbO2 बनाता है, ठीक है। लेकिन लेड में PbO इज मोर स्टेबल देन, ठीक है ना। हाँ, ऊपर सिलिकॉन है, सिलिकॉन में SiO बनाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोशिश करेगा कि 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके सीधे, तो वो SiO2 ही बनाता है। तो ऊपर क्या हुआ कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही एग्जिस्ट करेंगी। जैसे जैसे नीचे आने लगेंगे, मतलब इसमें +4, एल्यूमिनियम वाली फैमिली में +3, तो ऊपर क्या होगा, जो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है वही एग्जिस्ट करेगी। जैसे जैसे नीचे आने लगेंगे तो सोचेगा दो इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या फायदा है, चलो छोड़ो रहने देते हैं। इसका मतलब NH2 अनरिएक्टिव होने लगेगा, इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं।
10 तक आते आते क्या हो जाएगा कि +2 +4 दोनों एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन +4 ज्यादा स्टेबल है, मतलब +2 भी होता है +4 भी होता है, लेकिन +4 ज्यादा स्टेबल है। और लेड तक आते आते क्या होगा, +2 +4 दोनों एग्जिस्ट करेंगी और इस बार +2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मतलब कहेगा हमको करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये कारण क्या है कि दो नीचे आते आते 2 और इलेक्ट्रॉन कौन खर्चा करे, निकालने में जो एनर्जी खर्चा करेंगे फिर थोड़ा फायदा होगा, चलो ज्यादा फायदा नुकसान है नहीं, छोड़ो नहीं करते इलेक्ट्रॉन ड्रॉप। तो NH2 होने के बावजूद भी वो कहता है मुझे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, यही नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फिर भी ठीक है, क्या हुआ, बुढ़ापा आ गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। चाहते तो नौकरी करते रहते, पैसा मिलता रहता, मगर नहीं करनी नौकरी, हो गया वो चिक चिक खत्म नहीं, ठीक ना। तो ये एक तरह का वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, उसने हमें नहीं देते 2 इलेक्ट्रॉन, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन देकर के या 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या, ठीक ना। अब ये फिर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, यहाँ पे नहीं है, ये आगे चल करके सब में, कार्बन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में, सब जगह दिखाई देती है। वेलकम टू दैट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि +3 तो इनकी बेसिक स्टेट है, लेकिन +1 भी शो करेंगे, जो कि ऑब्वियसली एल्यूमिनियम में बिल्कुल नहीं शो करेंगे, और गैलियम फिर इंडियम में आते आते +1 स्टेबल होने लगेगी। इन्होंने किताब में जो बात देखी कि वो है कि थैलियम के लिए +1 ही प्रेडोमिनेंट स्टेट है, ठीक है, और +3 इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब Tl+3 होगी तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, गेन करके दूसरे का, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, दूसरे को ऑक्साइड कर रहा है, यानी खुद रिड्यूस कर रहा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 से +1 हो जाएगा। तो मतलब Tl+3 नोबल गैस होने के बावजूद भी नोबल गैस में नहीं रहना चाहता, ठीक है, सरकारी नौकरी लगी हुई है फिर भी VRS ले लेना चाहता है, कहता हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें घर बैठने दो बस खाली। इसका कोई कारण नहीं, उसका कारण है ना, बुढ़ापा आ गया, अब कहां तक आदमी पैसे पीछे मारा फिरे। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन खर्चा करने का खर्चा है, भाई नौकरी क्या है, काम करने जाओ ये खर्चा है, और बदले में पैसा मिल रहा है ये कमाई है। एक स्टेज के बाद होने लगा कि यार कौन काम करने जाए, नहीं चाहिए पैसा। तो दोनों चीजों के जो ट्रेड ऑफ है ना, दुनिया वन वे थ्रो ना ट्रैफिक, वन वे हो तो वही सब होता ना। तो क्या है कि जवान आदमी को जैसे काम नहीं दिखाई देता, कहता है पैसा ज्यादा जरूरी है, ऐसे बुढ़ापे में बदल जाती प्रायोरिटी। ऐसे डाउन द ग्रुप आते आते जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में मिल रही है, अल्टीमेटली Tl जो है वो +3 से +1 पे चला जाना फीजिबल है या ज्यादा प्रेफर्ड है। इसका मतलब क्या है, एनर्जेटिक्स कैसी हो गई, उल्टी हो गई। नॉर्मल चीजों में +1 से +2 जाना एनर्जेटिकली फेवरेबल था, अब उल्टा हो गया। उल्टा क्यों हो गया, देखो ये खर्चा क्या है, कमाई क्या है। खर्चा किस चीज में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का खर्चा है। कमाई क्या है, वो खर्चा तुमने देख लिया पीछे Tl की, वो आयनाइजेशन एंथैल्पीज बढ़ी हुई है, और कमाई ज्यादा है नहीं, ठीक है ना, मतलब स्टेबिलिटी से उतना ज्यादा फायदा लगता नहीं है। सोचता छोड़ो यार, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करे ना, +3, ठीक है। तो असल में समस्या क्या है कि जो ट्रेंड्स हैं ये क्वालिटेटिव बातें हैं। कैमरे में आ जाऊं ताकि बात, ठीक है। जो ट्रेंड्स हैं वो क्वालिटेटिव बातें हैं। क्वालिटेटिव मतलब नंबर्स नहीं है, ठीक है ना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, विच मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी में एनर्जी खर्चा करोगे और फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा तो कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी। और ये क्वालिटेटिव बात है कि नोबल गैस की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तव में तो नंबरों में देखना पड़ेगा ना कि कितना खर्चा है और कितनी स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो Tl में आते आते ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब उनका खर्चा ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम, ठीक है। अब समस्या क्या है कि वो जो नंबर्स है वो हमें पढ़ाए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नंबर्स हमें, चलो आयनाइजेशन एंथैल्पी के तो नंबर मिल गए जो कि दिखाई देगा ऑब्वियसली, Tl के लिए वो खर्चा इंडियम से ज्यादा ही है, बढ़ गया है, और स्टेबिलिटी कम हो गई होगी, फिर भी कोई कहने वाली बात नहीं है, काउंटर ग्रुप। और ऑब्वियसली
लेकिन हमें वो नंबरों में बात नहीं पता है, लेकिन उसका कारण क्या है कि किसी वजह से, और वजह क्या होगी कि एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं, किसी वजह से Tl जो है वो एक की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर नहीं करता। बात ठीक है, और ये बात Tl ही नहीं, आगे चल के लेड नहीं प्रेफर करता, उसका +2 ज्यादा स्टेबल है +4 से, उसके आगे चल के बिस्मथ, ठीक है ना, तो वो आगे तक अभी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, 12th क्लास तक ये चीज बार बार होती रहेगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं इन ट्राइवेलेंट स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, BFCS में है ओनली इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगली बात कही कि भाई अगर मान लो 3 चीजें उसने 3 के साथ बॉन्ड कर लिया तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम बनेगा, इसलिए ये लोग लेविस एसिड होंगे, स्पेशली जो ऊपर के बोरॉन टाइप जो लोन पेयर लेने को तैयार नहीं, तो मेटल हो गया 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, लेकिन जो लोग इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते बोरॉन जैसे लोग और कुछ हद तक एल्यूमिनियम जैसे लोग, ये लेविस एसिड होंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेविस एसिड वो चीजें होती है जो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है ना, बेस जो लेते हैं, हाँ जो ले लेते हैं। तो इनके इन्होंने कुछ एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जैसे इन्होंने कहा BCl3 प्लस अमोनिया गिव्स BCl3 डॉट NH3, ठीक है, अमोनिया ने लोन पेयर दिया और क्लोरीन ने लिया, ठीक है, बोरॉन ने लिया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर उन्होंने डायग्राम से एक चीज दिखा दी जो समझ लो कि जब BCl3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा क्योंकि 3 ही बॉन्ड है, और जब BCl3 डॉट NH3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। जब उसका लोन पेयर लेना है तो फिर एक ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में और लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे उन्होंने कहा कि एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड है वो AlClC की तरह ना एग्जिस्ट करके Al2Cl6 की तरह एग्जिस्ट करता है, जैसे उन्होंने बताया। वो तो एक देखने का तरीका है ये, अदरवाइज इसको देखने का तरीका ऐसा भी है कि देखो मैं इसको ऐसा दिखाना प्रेफर करता हूँ कि ये एल्यूमिनियम के 3 क्लोरीन थे, ठीक है, और ये दूसरे एल्यूमिनियम के 3 क्लोरीन थे, ठीक है। तो इस क्लोरीन ने कहा भाई एल्यूमिनियम तुम मेरा लोन पेयर ले लो, और इस एल्यूमिनियम ने कहा कि भाई, इस क्लोरीन ने कहा भाई एल्यूमिनियम तुम मेरा लोन पेयर ले लो। तो क्या हुआ, क्लोरीन के पास तो फालतू लोन पेयर थे ना, तो उसने कहा यार तुम ऑक्टेट पूरा करो, तो ये ब्रिज्ड कंपाउंड बन गया। मतलब ऐसा क्लोरीन है जो दोनों एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है। ऐसा हम लोगों ने बेरिलियम के साथ देखा था एस ब्लॉक में, ठीक है। वहां पे क्या था कि बेरिलियम के पास खाली 2 ही क्लोरीन थे, और फिर अगले बेरिलियम के पास 2 क्लोरीन थे। तो इन्होंने क्या किया था, ऐसे ऐसे कर लिया था, और फिर अगले बेरिलियम के पास 2 क्लोरीन थे, तो वहां पर पॉलीमर जैसा लंबा स्ट्रक्चर बनता चला गया, ठीक है। यहाँ पर खाली डाइमर बना, 2 चीजें एक साथ जुड़ जाए वो डाइमर, ठीक है। तो फिर डाइमर में जो एल्यूमिनियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाए, जो भी 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो ठीक है। अब फिर क्या है, जैसे इसके बॉन्ड एंगल्स या बॉन्ड लेंथ ये हमें भी नहीं याद है, ठीक है, हाँ। जो एक छोटी सी चीज बताने वाली है इसमें यह है कि जो क्लोरीन के जो ब्रिज्ड वाले बॉन्ड हैं वो थोड़े से कमजोर होंगे, क्योंकि वो 2 जगह बन रहे हैं, समझ लो बट्टे हुए, इसलिए थोड़े से लंबे होते हैं। वो वाले जो साइड वाले बॉन्ड है वो थोड़े से छोटे होते हैं। समझना चाहे तो समझ लें पहले, ठीक है। अब अगली चीज क्या हुई कि इन्होंने कहा कि ये जिसके ट्राइक्लोराइड है वो हाइड्रोलिसिस करके MOH4 माइनस स्पीशीज बनाते हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और एल्यूमिनियम जो है वो AlH2O6 3+ बनाता है, ठीक है, जो कि sp3D2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये आगे चल करके एक बहुत बड़ा झगड़े का कारण है जो फिर सब जगह आएगा, ये बात अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने पहली बात क्या समझी कि डी ब्लॉक आ जाने की वजह से एल्यूमिनियम और गैलियम फैमिली में एक समस्या है, एक चीज समझी। दूसरी बात, एफ ब्लॉक आ जाने की वजह से इन फैमिली नहीं मतलब पीरियड, एफ ब्लॉक आ जाने की वजह से इंडियम और थैलियम वाली लाइनों में आगे तक समस्या चलेगी। तीसरी बात पढ़ी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से
जिसमें से बढ़ी हुई आयनाइजेशन एनर्जी एक कारण है। थैलियम वाली पूरी सीरीज जो है वो एक एक मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन कम लूज करेगी, उसके इनर्ट पे इफेक्ट चलेगा। इंडियम वाले में चलेगा लेकिन उतना नहीं स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक समस्या आई, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो बोरॉन जैसी चीजें हैं उनके पास 2s2 है, 2p6 है, उनके पास 2d नाम की चीज ही नहीं है। और एल्यूमिनियम वाला जो ग्रुप है मतलब पीरियड है और आगे चल करके जो चलेगा उसमें 3s2 3p6 के साथ 3d है। तो जिसके पास 3d है वो d को यूज कर सकता है, जिसके पास 3d 2d है ही नहीं वो d को यूज नहीं कर सकता। तो एल्यूमिनियम जो है बोरॉन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी। 4 ऑर्बिटल है, 1s 3p, चारों को यूज कर लो, है ना। और एल्यूमिनियम और उसके नीचों की चीज की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होगी क्योंकि वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। बोरॉन के पास d है ही नहीं, तो sp तो भी सवाल आगे चल करके आता चल रहेगा, ठीक है ना, कि अमोनिया NCl3 बनाता है मतलब नाइट्रोजन NCl3 बनाता है जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 बनाता है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन से sp3d बनाने की औकात उसके पास d है, ठीक है ना। तो जो समस्या यहाँ है, यहाँ पूछेंगे बोरॉन BF6 3- नहीं बनाता, एल्यूमिनियम AlF6 3- बना लेता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास d है तो sp3d2 करेगा। आगे यही बात फास्फोरस के लिए कहेंगे कि उसके पास d है इसलिए sp3d करेगा। तो ये जो सेकेंड पीरियड है उसमें d नहीं है और थर्ड पीरियड में d है, ये फिर झगड़े का कारण है। उसकी वजह से तमाम सवाल इससे बने। तो ये मोटे मोटे पॉइंट हैं, ठीक है ना, वो अलग सवाल नहीं है। मेरे हिसाब से PCl5 का एग्जिस्ट करना और NCl5 का एग्जिस्ट ना करना और AlF6 3- का एग्जिस्ट करना और BF6 3- का एग्जिस्ट ना करना एक ही सवाल है, एब्सेंस ऑफ डी। ब्लड हो गया वो कोई बात नहीं, कुछ सुनाई तो दे रहा है। अब अगली चीज देखो, प्रॉब्लम 11.1 कह रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम 3+ गोइंग टू एल्यूमिनियम इज 1.66 नेगेटिव। Al3+/Al E0। अभी समस्या क्या है, चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12th में पढ़ेंगे, 11th वाले बच्चों ने पढ़ नहीं रखा है। इस चीज का मतलब है एल्यूमिनियम का 3+ से एल्यूमिनियम में जाने का मन कितना है। वैसे तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, जो इस रिएक्शन की डेल्टा जी होगी उसको चार्ज से डिवाइड कर देंगे, 3 चार्ज है ना, तो 3 मोल चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी। तो अल्टीमेटली रिएक्शन में एनर्जी चेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चार्ज का आंसर वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम 3+ से Al में जाने में एनर्जी चेंज जो है वो ऐसा है कि E0 वैल्यू -1.66 वोल्ट है, ठीक है। और Tl3+ का Tl में जाने का जो मन है E0 ऑफ Tl3+ गोइंग टू Tl 1.26 वोल्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि Tl3+ का मन कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब ये है, इसका मतलब कुछ और है जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कुछ हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट। बट रिलेटिव साइंस में इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है कि Al3+ चाहता है कि हम, ये पॉजिटिव का मतलब बल्कि ना को ज्यादा वैल्यू का मतलब हो सकता है दोनों नेगेटिव होते, मान लो -1.66 होता नहीं, मॉड नहीं, मान लो -1.66 होता और ये -0.66 होता तो भी इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव सेंस में तो ज्यादा पॉजिटिव है ना। इसका मतलब इसका मन ज्यादा कर रहा है कि भैया मेरा इलेक्ट्रॉन, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं 3+ से 0 में चला जाऊं। तो Tl3+ का Tl में जाने का मन ज्यादा करता है, इसका मतलब Tl3+ लेस स्टेबल है। और Al3+ का Al में जाने का मन नहीं करता, इसका मतलब Al3+ ज्यादा स्टेबल भी होगी क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो सवाल क्या हुआ, तो अब ये सवाल किसी बच्चे को शुरुआत में जानना मुश्किल है क्योंकि वो इसको इस शब्द का मतलब ही नहीं जान रहा है। इस शब्द का असली मतलब क्लास 12th में जाकर के पता चलेगा, जो चैप्टर पढ़े उसमें यही सब बातें करते रहेंगे पूरे एक चैप्टर तक, ठीक है। पर मैं यहाँ मतलब बता दिया कि Tl3+ Tl में जाना चाह रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है या रिलेटिवली ज्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना।
और Al3+, Al में नहीं जाना चाह रहा है, Al3+ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। ठीक, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम जो होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एल्यूमिनियम Al3+ में चला जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस कर लेगा, और Tl3+ अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Tl3+ इलेक्ट्रॉन गेन करके नीचे चला जाएगा और वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, रिएक्टिविटी विद एयर में उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी थोड़ा ज्यादा है। नाइट्रोजन के बारे में हम लोग आगे जाकर के ये बात नाइट्रोजन फैमिली में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए नाइट्रोजन के बॉन्ड ही तोड़ना मुश्किल काम है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी हाई टेम्परेचर पे ही आती है, लो टेम्परेचर पे वो अनरिएक्टिव, इनर्ट ही एक तरह से। ठीक है ना, तो हाई टेम्परेचर पे वो नाइट्राइड और ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड का फॉर्मूला U2O3 होगा, ठीक है, ट्राइवेलेंट है, और नाइट्राइड का En होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये तो इसी इसमें इसको पढ़ने वाली बात नहीं है, तो होना ही था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड वेरीज डाउन द ग्रुप, जो कि बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक एंड रिएक्ट्स विद बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्मिंग मेटल बोरेट्स। एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक एंड इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक इन। ये तो होना ही होना है ना, नीचे जाकर के मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। इसमें जो ये वाली बात है, बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक एंड रिएक्ट बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्मिंग मेटल बोरेट्स, से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं उन लोगों के यहाँ एक नाम होता है बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, तो बोरेक्स के साथ मेटल को लेकर के हीट करते हैं, तो बोरेक्स पहले B2O3 बनाता है, और फिर B2O3 हम लोग आगे चल करके इसमें पढ़ेंगे बीड बना लेता है, और बीड का जो कलर है उससे हमें पता चल जाता है कि मेरे पास सॉल्ट में कौन सा आयन था। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जाने की संभावना ज्यादा है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लो। बाकी अभी आगे चल इसके बारे में अच्छे से। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, इसका मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेंगे, और फिर नीचे वाले एसिड बेसिक, सॉरी। उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कली, तो फिर वही वाली बात हो गई कि बोरॉन जो है वो रिएक्ट नहीं करता एसिड और अल्कली से। एसिडिक नेचर होता है उसमें। नहीं, वो तो एक बात है ही है, पर अगर एसिडिक होता है तो क्या कहते हैं, उसी से रिएक्ट कर जाता, अल्कली से रिएक्ट कर जाता, लेकिन वो कोवैलेंट कंपाउंड है, उसके बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, तो रिएक्ट नहीं करता, बात खत्म है ना। जब किताब में नहीं दिया तो हम लोग जानने में इच्छुक ही नहीं है क्यों नहीं करता, मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन हम नहीं इच्छुक हैं फिलहाल, है। तो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड अल्कली इवन एट मॉडरेट टेंपरेचर, बट एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन मिनरल एसिड एंड एक्वस अल्कली दोनों में रिएक्ट करता है, यानी कि एम्फोटेरिक कैरेक्टर है। जब एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो Al3+ बनाएगा, ठीक है, और जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Na+AlOH4- बनाएगा, जिसमें बता ना MOH4- बनाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन रिलीज करेगा, दोनों ही केस में हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस करना बाद में सीखना, प्रोडक्ट पता चल जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन में ज्यादा समस्या वाली बात नहीं, ये EXC टाइप की हैलोजन बना लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने पूछा कि व्हाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, गिव रीजन। तो इन्होंने पीछे बात बता रखी थी कि जो एल्यूमिनियम के हैलाइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हैलोजन की जगह पर OH- आ जाता है और HCl गैस भी आप HF गैस बना लेते हैं। तो क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम का क्लोराइड वाटर के साथ HCl की फ्यूम्स देते हैं। ठीक, अब इन्होंने कहा इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो ये जो समस्याएं हैं ये बोरॉन में नहीं, हमने पहले बेरिलियम में भी पढ़ लिया था। जो सेकंड पीरियड के लोग हैं वो नीचे वालों से थोड़ा अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इनको धीरे धीरे करके आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि certain important trend can be observed in the chemical behavior of group 13. The trichlorides, bromides and iodides are of all these elements being covalent in nature are hydrolyzed in water. Species like tetrahedral MOH4- and octahedral MH2O6 3+ except in boron exist in aqueous medium. तो क्या होगा, जो मेटल आयंस होंगे वो OH- को
4 OH माइनस लेकर के MOH4 माइनस लेंगे, और जब वाटर से हाइड्रेटेड होंगे तो बोरॉन तो क्या कहते हैं MH2O6 नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सब लोग MH2O6 C+ देंगे। The monomeric trihaloide being electron deficient a strong Lewis acid, boron trifluoride easily reacts with Lewis bases such as ammonia to complete its octet। ये पहले हम NCl3 के BCl3 के लिए बात कर चुके थे, अभी BF3 के लिए बात कर रहे हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने ले लिया और अमोनिया से रिएक्ट कर दिया, ठीक है। It is due to the absence of d orbital that the maximum covalence of boron is 4। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम में ये बात नहीं होती, इसलिए उसका मैक्सिमम कोवेलेंस ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है। फिर का मोस्ट ऑफ द अदर मेटल लाइट एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमराइज थ्रू द हैलोजन ब्रिजिंग Al2Cl6 से पढ़ चुके हैं। द मेटल स्पीशीज कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजन इन दीस हैलोजन ब्रिज्ड मॉलिक्यूल से पढ़ चुके हैं। बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 एक्सप्लेन क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल का एब्सेंस है। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, ठीक है। तो ये बात करें बोरेक्स की, ऑर्थोबोरिक एसिड की और डाइबोरेन की, ठीक है। चलो ये करके पढ़ते हैं। बोरेन जो है वो बोरॉन का एक सॉल्ट है, तो इसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O, ठीक है। तो अगर हम लोग फिलहाल अभी देखें तो ये B2O3 के 2 मॉलिक्यूल हैं और Na2O है, ठीक है। हाँ, पक्का इस तरीके से आप बिहेव कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस बात ना करें, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने कहा कि इसमें जो इन्होंने कहा इन फैक्ट इट कंटेन्स द टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट of B4O5OH42-। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन में एक बार सवाल आया हुआ है B4O5OH4, ठीक है, और इसके ऊपर 2- यूनिट है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है यहाँ पर, अरे बाप रे बाप, अच्छा चलो इससे रिलेटेड एक बार सवाल आ रखा है जेईई मेन में, कोई बात, ठीक है। हाँ, तो B4O5OH2-OH42- ये चीज है, इसको Na2 के साथ जोड़ दें तो ये इसका सॉल्ट हो गया, और बाकी जो 8 वाटर हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है .8H2O, ठीक है। हाँ, अच्छा, फिर अगर एक नजर से देखें तो सोडियम ऑक्साइड और बोरॉन का ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग अल्कली है और बोरॉन का ऑक्साइड वीक एसिड है। तो ये तो हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आए, जब स्ट्रॉन्ग बेसिक और वीक एसिडिक चीज मिलेगी तो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो जो बोरेक्स है वो वाटर में बेसिक सोल्यूशन बना लेता है। देखो पानी में डिसॉल्व करोगे तो NaOH अलग हो जाएगा और H3BO3 नाम का ऑर्थोबोरिक एसिड अलग हो जाएगा। On heating borax, it first loses water molecule and swells up, ठीक है। जो 10H2O थे वो उड़ जाते हैं, Na2B4O7 बन जाता है। On further heating, it turns into a transparent liquid which solidifies into glass-like material known as borax bead, ठीक है। तो borax bead जो है वो हम बता रहे थे borax bead टेस्ट होता है, उसके लिए यूज होती है। ये कह रहे थे metaborates of many transition metals have characteristic colors and therefore borax bead test can be used to identify them in laboratory. For example, when borax is heated in Bunsen burner flame with cobalt oxide on a loop of platinum wire, a blue colored PCO-BO2 whole twice bead is formed, ठीक है। तो थोड़ा सा इस टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल में इम्पोर्टेंट सिखाया जाता है इसलिए इसको बता दें। तो क्या करते हैं, हमारे पास जैसे ट्रांजिशन मेटल, हमारे पास मान लो एक चीज पढ़ते हैं ग्रुप टेस्टिंग, मेरे पास बेसिकली कोई आयनिक कंपाउंड को दे दिया जाएगा और पहचानना होगा कि कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो उसमें आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, कॉपर हो सकता है, इस तरह से एनायन कैटायन होंगे,
फिर एनायन के टेस्ट अलग हैं। तो उसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक बोलते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट और दूसरे कहते हैं बाद में कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट ये कंफर्म करने के लिए पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट कर लेते हैं कि अंदाजा लगा लेते हैं क्या चीज है, और फिर कंफर्मेटरी टेस्ट की चलो भाई उसको कंफर्म कर लिया, ठीक है। क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट करना मुश्किल है तो शुरू में ऐसे प्रिलिमिनरी टेस्ट कर लेते हैं जिससे अंदाजा लग जाए कि क्या चीज है। तो बोरेक्स लीक टेस्ट अपने आप में या फ्लेम टेस्ट ऐसे कुछ टेस्ट हैं जिनमें क्या होता है, जैसे मैंने एक बार टेस्ट किया उससे अंदाजा लग गया वो एक ही टेस्ट कई चीजों के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होता है उसको बोरॉन के साथ मिक्स करा करके प्लेटिनम का वायर का लूप होता है उसमें फंसा लेते हैं और फिर आग पे गर्म करते हैं, तो वही बोरेक्स स्वेल करके फूल करके एक बीड बना लेता है। बीड मतलब जैसे मोती का दाना होता है उस तरह एक बीड बना लेता है जिसका कलर अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकल किताब पढ़ेंगे तो उसकी एक टेबल होती है जो मुझे भी नहीं याद है, तो ये समस्या की बात है। पर एनसीईआरटी में फिलहाल जो चीज दे रखी है उसके हिसाब से जो कोबाल्ट की बीड है वो ब्लू कलर की होती है, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड जो है ये बोरॉन का एसिड है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा एसिड और बेसिस के बारे में और खास करके H3BO3 के बारे में। तो H3BO3 जो है वो BOH OH OH, ठीक है। हाँ, तो इसको तो ये एक मिनट रुक करके बात करते हैं। मान लो दो कंपाउंड देखते हैं NaOH ClOH, ठीक है। हाँ? तो क्या हो रहा है, इसेंशियली जो OH ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है और ये जिस चीज से जुड़ा है ऑक्सीजन और उस चीज में एक बॉन्ड है। अब जैसे NaOH है इसमें Na और O का बॉन्ड प्रिडोमिनेंटली आयनिक है, तो यहां पे जब इसको पानी में जाके टूटना पड़ेगा तो ये कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, ठीक है। तो Na+ और OH- देगा, ये चीजें बेसिक हो गई, OH- दे रही है। जब ClOH भी वो ऐसा ही जैसे NaOH है, लेकिन अंतर क्या है कि Cl और O का बॉन्ड ज्यादा अच्छा है और O और H का बॉन्ड वैसे तो उतना ही, लेकिन Cl और O के सामने रिलेटिवली वीक है। तो जब ये पानी में जाएगा तो Cl इसके सारे इलेक्ट्रॉन खींचे ले रहा है, तो अभी प्रिडोमिनेंटली आयनिक हो गया ये, तो ये यहां से टूटेगा, ये एसिडिक हो गया। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें हैं वो सारा इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेंगी, तो OH वीक हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएंगी। तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीजें अपना इलेक्ट्रॉन भी दे देंगे, छोटे में हमारा ले लो यार, तो पहले टूटा हुआ है तो OH- दे देगा। बोरॉन चूंकि बीच में है इसलिए ना वो ये H देता है ना ये OH देता है, तो बोरॉन का OH ग्रुप जो है वो रिलेटिवली अनरिएक्टिव है, ठीक है। बहुत लोगों की क्या समस्या होती है, वो छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, HCl में एक हाइड्रोजन है तो उसका n फैक्टर 1 है, और H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है उसका n फैक्टर 2 है, और H3PO4 में 3 हाइड्रोजन उसका n फैक्टर 3 है। तो H3BO3 को क्या कहते हैं, ट्राई बेसिक एसिड समझ लेते हैं, जो कि गलत है। H3BO3 में इस OH का तो कोई रोल ही। ऑर्थोबोरिक एसिड तो अभी हम लोगों ने इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ा नहीं है, जिन लोगों ने पढ़ रखा उनके लिए बता दें। एसिड दो तरह के होते थे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे अर्हीनियस, उन्होंने कहा एसिड वो चीज है जो H+ आयन दे, ठीक है। और ब्रॉन्स्टन लॉरी भी थे, उन्होंने भी यही कहा। और बाद में लेविस आ गए, उन्होंने कहा कि एसिड वो चीज है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले। तो पहले थ्योरी क्या थी कि जो H+ दे वो एसिड है, लेकिन देखा यार BCl3 अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दे रहा है, तो BCl3 को कहते हैं ये लेविस एसिड है क्योंकि ये लोन पेयर ले रहा है। तो H3BO3 अर्हीनियस एसिड नहीं है सर, ठीक है ना, ये H+ आयन नहीं देगा, ये लेविस एसिड है। ये क्या है, लेविस एसिड है। इसकी समस्या इस OH से नहीं रिलेटेड है, इसकी समस्या अलग है कि बोरॉन का ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो इसको कोई चीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ला करके दे दे, और वो कोई चीज क्या है, OH-, ठीक है। तो ये किस तरह से रिएक्ट करता है, H3BO3 एक और OH- लेकर के NaOH plus H3BO3
will form NaBOH4 मतलब Na+BOH4 माइनस है, ठीक है। तो ये लेविस एसिड है, प्रोटोनिक एसिड नहीं है, मतलब ये अर्जीनियस एसिड नहीं है, और इसका एन फैक्टर कितना है 1। ये ऑब्वियसली एक ही लोन पे लेते डी तो इसके पास है नहीं, इसके पास पहले से 3 बॉन्ड बने हुए थे, एक ही और बॉन्ड बनाना था, तो इसका एन फैक्टर 1 है। ये लोग बहुत ही बेसिक गलती करते हैं कि इसका एन फैक्टर 3 ले लेते हैं, जो कि नहीं है, प्रोटॉन से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। पानी में भी डालोगे तो ये BOH4 माइनस और H+ में जाएगा, तो इसलिए वो जो एक H+ दे रहा है वो इसका H+ नहीं है, वो पानी का H+ है। ये पानी का OH- ले लेगा, इसलिए क्या कहते हैं, ठीक, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स। अच्छा, वो भी बात सही है, फिर बोरैक्स का सॉल्यूशन ले लिया तो उसमें जब तुम एसिड डालोगे तो उसका NaOH रिएक्ट कर जाएगा, तो वो BOH साइज अलग से बन जाएगा, ठीक है। सरल सी बात ना। बोरेक्स वो पहले एक हिसाब से क्या था, बोरॉन था और सो NaOH था, बोरेक्स एक हिसाब से तोड़ करके देखें तो उसका NaOH रिएक्ट करा दिया तो BOH बन गया, ठीक है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इट इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोस्ट बोरॉन कंपाउंड्स लाइक हैलाइड हाइड्राइड एटसेट्रा। इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर इन व्हिच प्लेनर BOC यूनिट्स आर फाउंड and they are joined by hydrogen bond as shown in figure 11.1। तो देखो क्या है, हर बोरॉन के पास 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं जैसे मैंने बना रखा, लेकिन ये 3 OH ग्रुप जो हैं ये फिर दूसरे मतलब अन्य BOH होल साइज के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट जैसा है, ठीक है। बस क्या है, जैसे ग्रेफाइट में सारे सिंगल बॉन्ड होते थे, यहाँ पे बीच में OH बॉन्ड आ गया, जिसमें से एक OH बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट है और दूसरा OH हाइड्रोजन है, जो डॉट डॉट लाइन है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इनका हेक्सागनल, मतलब हेक्सागन तो नहीं कहना चाहेंगे बिकॉज़ हाइड्रोजन को भी काउंट करेंगे, बट ग्रेफाइट टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। फिर उन्होंने कहा वाइल्ड बोरिक एसिड कंसीडर्ड एज अ वीक एसिड, ठीक है, क्योंकि वो इतना H+ आयन नहीं दे पाता है, वो पानी के OH- लेकर के हल्का सा H+ आयन देता है, ठीक। बहुत लंबा तो नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है लंबा ना, ऐसा करते हैं। सारे वीक एसिड ये सवाल तो यार मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता, पर संभवतः मैंने तो जिंदगी में जो भी अच्छे एसिड के नाम सुने उनका नाम HCl, H2SO4, HNO3 सुना है, कोई स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड मैंने सुना नहीं है आज तक, ठीक है। बट ये अलग समझते हैं, ठीक। चलो तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे।